नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम सिर्फ किसी पुरानी किताब के पन्ने नहीं पलटने वाले हैं। सच कहूं तो हम एक ऐसे ढांचे को डिकोड करने जा रहे हैं जिसका मॉडर्न वेस्टर्न साइकोलॉजी और क्वांटम फिजिक्स के साथ इतना गहरा कनेक्शन है कि दिमाग चक्कर जाए। हम गहराई से समझेंगे कि कैसे ये प्राचीन ज्ञान हमारी आज की आधुनिक विज्ञान की कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरता है। चलिए फटाफट देखते हैं कि आज के हमारे इस सफर का रोडमैप क्या है। सबसे पहले प्राचीन ज्ञान और आधुनिक विज्ञान की तुलना, फिर मनोविज्ञान और 3 गुण, इसके बाद मन मित्र या शत्रु, फिर चिंता और अशांति पर विजय, और आखिर में लीडर्स के लिए प्राचीन सबक, क्वांटम फिजिक्स से लेकर बिजनेस मैनेजमेंट तक। ये सफर वाकई बहुत शानदार होने वाला है। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, प्राचीन ज्ञान, आधुनिक विज्ञान। अब एल्बर्ट आइंस्टीन का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो हम सब ने स्कूल में पढ़ा है, राइट? ऊर्जा न तो पैदा की जा सकती है न ही खत्म की जा सकती है, ये बस अपना रूप बदलती है। पर हैरान करने वाली बात क्या है पता है? स्रोत बताते हैं कि भगवद गीता का कंसेप्ट भी बिल्कुल यही है। इसके हिसाब से ये ब्रह्मांड 2 ऊर्जाओं से बना है, प्रकृति यानी मटीरियल एनर्जी और जीव शक्ति यानी सोल एनर्जी। और सबसे बड़ी बात, इन प्राचीन ग्रंथों में भी इस ऊर्जा को पूरी तरह से अविनाशी माना गया है। मतलब मॉडर्न फिजिक्स का बेस सदियों पहले ही सेट हो चुका था। चलिए एक और दिलचस्प पैरेलल देखते हैं। आज के कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इमोशनल इंटेलिजेंस या ईक्यू एक बहुत बड़ा बज़वर्ड है। पीटर सैलोवे और डैनियल गोलमैन ने इसे अपनी भावनाओं को समझने और कंट्रोल करने के रूप में डिफाइन किया है। अब जरा गीता में बताए गए स्थित प्रज्ञा के कॉन्सेप्ट पर गौर करते हैं। स्रोत बताते हैं कि स्थित प्रज्ञ वो है जो मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी अविचलित रहता है और जिसे सुख की लालसा नहीं होती। देखा जाए तो जिसे हम आज इमोशनल इंटेलिजेंस की तरह पैकेज करते हैं, उसकी बिल्कुल सटीक और गहरी व्याख्या सदियों पहले ही कर दी गई थी। अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन की तरफ, मनोविज्ञान और 3 गुण। फिजिक्स के बाद जरा ह्यूमन बिहेवियर की बात करते हैं। 1920 के आसपास सिगमंड फ्रॉइड ने हमारी पर्सनैलिटी को 3 हिस्सों में बांटा था, इड, ईगो और सुपर ईगो। अब इस चार्ट को देखिए, समानताएं सच में चौंकाने वाली हैं। प्राचीन ढांचे में जो तामसिक गुण है वो हूबहू फ्रॉइड के इड की तरह काम करता है, पूरी तरह अचेतन, जिसे सिर्फ प्लेजर चाहिए, नैतिकता से कोई मतलब नहीं। राजसिक गुण बिल्कुल ईगो है, जो पैशन से भरा है, जिसे समाज में रुतबा और रिजल्ट्स चाहिए। और सात्विक गुण, ये एकदम सुपर ईगो की तरह है, जो मोरालिटी, शांति और दूसरों की भलाई पर फोकस करता है। मतलब मॉडर्न साइको एनालिसिस की नींव कहीं न कहीं प्राचीन 3 गुणों के ढांचे से पूरी तरह मेल खाती है। बाहरी दुनिया और थियोरीज से अब थोड़ा भीतर की तरफ मुड़ते हैं। हमारा तीसरा सेक्शन, मन मित्र या शत्रु। अगर खुद को समझना है तो दिमाग के काम करने के तरीके को डीकोड करना होगा। स्रोतों के मुताबिक ये 4 लेवल्स में काम करता है। नंबर 1, मन, जो लगातार विचार पैदा करता है। नंबर 2, बुद्धि, जो इन विचारों का एनालिसिस करती है। नंबर 3 है चित्त, जो चीजों और यादों से अटैचमेंट बनाता है। और आखिरी है अहंकार, जो हमारी ईगो और शारीरिक पहचान है। यहाँ कैच क्या है? सच्ची मेंटल ग्रोथ तब होती है जब इस बुद्धि रूपी टूल का इस्तेमाल करके उस विचलित मन को कंट्रोल किया जाता है। और यहीं से एक बेहद पावरफुल विचार निकल के आता है। हमारा मन ना बिल्कुल एक 2-धारी तलवार की तरह है। अगर बुद्धि से इसे सही डायरेक्शन मिल जाए तो ये सबसे अच्छा दोस्त बन जाता है, लेकिन अगर इसे बिना लगाम के छोड़ दिया जाए तो यही मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है, जो सिर्फ नेगेटिविटी पालता है और हमें नीचे गिराता है। तो फिर इस अनकंट्रोल्ड मन की चिंताओं को कैसे संभालें? आइए देखते हैं। सेक्शन 4 में चिंता और अशांति पर विजय। आजकल के स्ट्रेसफुल माहौल में जब चिंता या एंग्जाइटी हावी होती है तो लगता है जैसे ये कभी ख़त्म ही नहीं होगी। लेकिन यहाँ स्रोत एक बहुत ही खूबसूरत मेटाफर देते हैं। वो कहते हैं कि हमारी इंद्रियों से मिलने वाले सुख और दुख बिल्कुल सर्दी और गर्मी के मौसम की तरह हैं। जैसे मौसम हमेशा बदलता रहता है, वैसे ही हमारी भावनाएं भी परमानेंट नहीं है। सीक्रेट ये है कि पैनिक करने के बजाय बिना डिस्टर्ब हुए उन्हें बस सहन करना सीखना चाहिए। इसी बात को और गहराई से समझाने के लिए एक बहुत ही सटीक संस्कृत शब्द आता है, आगमापाइनो। इसका मतलब है आने और जाने वाला। जरा सोचिए, हमारी सारी चिंताएं और स्ट्रेस परमानेंट रेजिडेंट्स नहीं हैं, वो सिर्फ कुछ पल के मेहमान हैं। जब हम इस बेचैनी को बिना रिएक्ट किए टॉलरेट करना सीख लेते हैं
तो हम उस सुख के पीछे भागने और दर्द से बचने के थका देने वाले लूप से हमेशा के लिए आज़ाद हो जाते हैं। चलिए, अब इन पर्सनल कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा ब्रॉड लेवल पर अप्लाई करते हैं। हमारा आखिरी सेक्शन, लीडर्स के लिए प्राचीन सबक। मेंटरशिप और मैनेजमेंट के ये सदियों पुराने आइडियाज आज के कॉर्पोरेट बोर्डरूम्स में भी उतने ही काम के हैं। स्रोतों के अनुसार एक बेहतरीन लीडर में कुछ खास गुण होने चाहिए, जैसे कि बहुत गहरी सेल्फ अवेयरनेस और एथिक्स के प्रति कमिटमेंट। लेकिन सबसे इम्पैक्टफुल पॉइंट है अनासक्त होकर सही जानकारी के आधार पर निर्णय लेना, यानी बिना किसी बायस या रिजल्ट से बहुत ज्यादा अटैच हुए सही फैसले करना। इसके साथ ही लगातार सीखने का कल्चर बनाना और एक सॉलिड पर्पस से अपनी टीम को इंस्पायर करना ही असली लीडरशिप है। इसी लीडरशिप के कॉन्टेक्स्ट में एक कमाल का कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ है व्यवसायत्मक बुद्धि, यानी एकदम लेजर फोकस्ड, एक ही लक्ष्य पर टिका हुआ दिमाग, और दूसरी तरफ है बहुशाखा, यानी एक ऐसा अनस्टेबल मन जो हजारों दिशाओं में हजारों इच्छाओं के पीछे भाग रहा है। स्रोत एकदम क्लियर करते हैं कि मॉडर्न लीडर्स वही सक्सेसफुल होते हैं जो इस एक बिंदु वाली स्थिर बुद्धि को कल्टिवेट करते हैं, न कि वो जो बिखरी हुई इच्छाओं के जाल में फंस जाते हैं। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद एक बहुत ही प्रोवोकेटिव सवाल सामने आता है, जो सीधे इन प्राचीन ग्रंथों की कोर से है। अगर हमारा मन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन या सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है, तो सच में इस जीवन रूपी रथ को ड्राइव कौन कर रहा है? क्या बुद्धि सच में लगाम पकड़े हुए है, या फिर मन ही हमें अपनी मनमर्जी से दौड़ा रहा है?